बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप तमाम स्टूडेंट्स? आई होप कि आप सब लोग पहले की तरह खैरियत से होंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम डायनामिक्स है, ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू है जनाब। और आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट थ्योरी का लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 6। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बचेंगे, जो कि मैं वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लास्ट थ्योरी का टॉपिक इस चैप्टर का, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी मैं आप लोगों को फ्रिक्शन पढ़ा चुका हूँ कि फ्रिक्शन क्या होता है, पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। उसके अलावा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को पढ़ा था कि फ्रिक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी किस्में होती हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लॉज ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन के कानून क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, और इससे रिलेटेड एक और चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस को जरा समझते हैं, फिर उसके बाद जो है आप लोगों को ये समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखें, मैं कहता हूं जनाब कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना दिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इसे कहते हैं ना। मैंने कहा कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाया और इसके ऊपर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, एक डब्बा बना देता हूं। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जनाब मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया। अब आप लोगों को बताया कि इस ऑब्जेक्ट की वेट की डायरेक्शन कैसे होगी। बचपन में आप लोगों ने वेट का एक फॉर्मूला पढ़ा है, W इज इक्वल टू mg। तो वेट की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगी? ग्रेविटी की डायरेक्शन में होगी। और ग्रेविटी की डायरेक्शन कैसे होती है? ये मैंने मार्कर ऊपर फेंका, मार्कर नीचे आया, यानी कि ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे होती है। तो हर वो चीज जिसका कोई ना कोई मास है, यानी कि वजन है, यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास है, कोई ना कोई वजन है। हर वो चीज जिसका कोई ना कोई मास है, तो उसके वेट की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगी? ग्रेविटी की डायरेक्शन में। और ग्रेविटी की डायरेक्शन कैसे होती है? नीचे होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी जनाब वेट की डायरेक्शन कैसे होगी? इस ऑब्जेक्ट की डाउनवर्ड होगी। मैं बना देता हूं, इसके वेट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, W। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये आराम से ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर कैसे रखा हुआ है? हालांकि इसके वेट की तो डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसको नीचे आ जाना चाहिए। ये आराम से हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर कैसे रखा हुआ है? इसलिए रखा हुआ है कि वेट के बिल्कुल ऑपोजिट एक और फोर्स लगती है, जिसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन R। ये पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। तो वेट के बिल्कुल ऑपोजिट एक और फोर्स लगती है, जिसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन R। तो इस वेट वाली फोर्स ने, जो कि नीचे खींच रही है, और नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्स ने, जो कि ऊपर खींच रही है, इन दोनों फोर्सेस ने आपस में एक दूसरे को बैलेंस किया, जब भी ये ऑब्जेक्ट आराम से हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ऊपर वाली फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सी लग रही है? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। और इसको शो करते हैं आर से। ये पिछले लेक्चर्स में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आर। अच्छा, अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मैं जनाब इस ऑब्जेक्ट को है, इस ऑब्जेक्ट को आगे मूव करवा रहा हूं। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट को मैं आगे मूव करवाना चाह रहा हूं। तो मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा ना, मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट ये इस तरफ आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा कि मैं ऑब्जेक्ट को आगे मूव करवा रहा हूं, तो मैंने फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगवाई, तो ऑब्जेक्ट ऐसे आगे की तरफ मूव करेगा। और फ्रिक्शन वाले टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ के आए हैं कि ऑब्जेक्ट की मोशन जिस डायरेक्शन में होती है, यहां पर किस डायरेक्शन में हो रही है? इस डायरेक्शन में हो रही है। क्यों? क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई। तो हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं लेक्चर्स में कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की मोशन हो रही होगी, जो कि इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इसके ऑपोजिट बिल्कुल एक और फोर्स लगती है, जिसे कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके ऑपोजिट बिल्कुल एक और फोर्स लगती है, जिसे कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको स्मॉल लेटर शो करते हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होगी ऑब्जेक्ट की, बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स उसको रोकती है, उसकी मोशन को, और उस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये पिछले लेक्चर्स में हम लोग जनाब पढ़ के आ चुके हैं तमाम बात। अच्छा, अब एक और चीज जरा समझिएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, इसको यहां पर मैं लिख देता हूं F, यहां पर मैं लिख देता हूं छोटा सा F। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने अपने स्कूल्स वगैरह में एक गेम खेला होगा, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर यानी कि एक रस्सी होती है,
एक पार्टी उस रस्सी को इस साइड से खींचती है और दूसरी टीम उस रस्सी को दूसरी साइड से खींचती है, टग ऑफ वॉर। तो अब आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या दोनों टीम्स आपस में इक्वल फोर्स लगाती हैं? नहीं, कभी वो वाली टीम ज्यादा फोर्स लगाएगी रस्सी के ऊपर तो आप लोग आगे चले जाएंगे, कभी ये वाली टीम, मेरी वाली टीम ज्यादा फोर्स लगाएगी उस रस्सी के ऊपर तो वो लोग आगे आ जाएंगे। कभी ऐसा होता है कि टग ऑफ वार वाले गेम में, रस्सी खींचने वाले गेम में ये वाली टीम भी बराबर फोर्स लगाए और वो वाली टीम भी फोर्स बराबर लगाए? ऐसा नहीं होता। कभी मेरी वाली टीम की फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो वो आगे खींचे चले आएंगे, कभी उनकी टीम की फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो हम लोग आगे खींचे चले आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरी टीम की फोर्स खींचने की और उनकी टीम की फोर्स खींचने की बराबर हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आगे पीछे मामला चलता रहेगा। तो अब आप लोग मुझे एक बात बताएं कि जो फोर्स मैंने इस ऑब्जेक्ट को आगे मोशन करवाने के लिए लगाई, वो फोर्स और ये फ्रिक्शन वाली फोर्स, ये दोनों के आपस में बराबर होंगी? बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी ये वाली फोर्स ज्यादा होगी, कभी ये वाली फोर्स ज्यादा होगी, ठीक है, ऐसा होगा। तो हमारे पास दोनों फोर्सेस ये वाली इक्वल नहीं है, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, कभी ये ज्यादा हो जाएगी, कभी ये ज्यादा हो जाएगी। तो जब इक्वल नहीं है तो हमारे पास एक और तीसरी फोर्स जनरेट होती है, रिजल्टेंट फोर्स। एक और तीसरी चीज क्या जनरेट होती है? रिजल्टेंट फोर्स। और उस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। और ये रिजल्टेंट फोर्स किसकी तरफ आई है? फ्रिक्शन की तरफ आई है। तो ये वाली रिजल्टेंट फोर्स क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ये फ्रिक्शन की तरफ आई है ना ये वाली रिजल्टेंट फोर्स, तो ये वाली फोर्स कहलाएगी रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब एक और चीज है आप लोगों को बाकायदा नजर आ रही है, ये देखें, इसके दरमियान कोई ना कोई एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर, ये देखें, ये एंगल बन गया, एंगल। और एंगल को किससे शो करते हैं? थीटा से शो करते हैं। ये थीटा से मैंने एंगल को शो कर दिया, ये एंगल बन गया थीटा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देखें भाई, ये ट्रायंगल में इसको कंप्लीट कर दूं डॉटेड लाइन से, ये मैंने डॉटेड लाइन से जनाब ट्रायंगल को कंप्लीट कर दिया, ये देखें ट्रायंगल बन गया। और इस ट्रायंगल को भी मैं डॉटेड लाइन से कंप्लीट कर देता हूं, ये देखें, इस ट्रायंगल को भी डॉटेड लाइन से कंप्लीट किया और इस ट्रायंगल को भी मैंने डॉटेड लाइन से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, अब इस ट्रायंगल के तीनों कोनों को मैं कोई ना कोई नाम दे देता हूं, ठीक है। आप लोगों की बुक के मुताबिक क्या नाम दे देता हूं? आप लोगों की बुक में LAC का नाम दिया हुआ है, तो मैं भी क्या नाम देता हूं? LAC का नाम देता हूं भाई। देखें, आप लोगों की बुक में इस ट्रायंगल को, इस राइट एंगल ट्रायंगल को L, एक कोने को L का नाम दिया है, इस कोने को A का नाम दिया है और इस कोने को C का नाम दिया। तो मैंने भी आपकी बुक को फॉलो करते हुए इसको LAC का नाम दे दिया। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देखिएगा, देखें, ये वाली फोर्स लग रही थी, मोशन के ऑपोजिट जो फोर्स लग रही थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एरिया इतना था ना, ये देखें, इतना एरिया था ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, तो इतना ही एरिया मेरे पास यहाँ पे ऊपर भी निकल रहा है। तो जब ये वाला एरिया को मैंने फ्रिक्शन का नाम दिया था, तो ऊपर वाले एरिया को भी मैं किसका नाम दे दूंगा? फ्रिक्शन का नाम दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा, ये वाले एरिया को भी फ्रिक्शन का नाम। L से लेकर A तक का जो एरिया है, इसको भी मैंने फ्रिक्शन का नाम दे दिया। क्यों नाम दे दिया? क्योंकि ये वाला एरिया बिल्कुल, ये देखें, बिल्कुल सेम है ये वाले एरिया के, और इस एरिया को मैंने फ्रिक्शन का नाम दिया था, तो ऊपर वाले एरिया को भी मैंने जनाब फ्रिक्शन का नाम दे दिया। बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक यहां पर लाइन लिखता हूं जनाब, जो कि क्या लाइन है, यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं, बल्कि उस लाइन को समझने से पहले ये डायग्राम हम लोगों ने समझ ली। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं भाई कि ये डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है। देखें, डेफिनेशन हमसे ये कह रही है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्स है, ये वाली, ये थी ना नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आई है, ठीक है, ये कौन सी आई है? रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन R और रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के दरमियान जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल नजर आ रहा है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बहुत आसान, क्या लिखा है? एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। भाई ये कह रहे हैं, डायग्राम से भी साबित हो गया कि नॉर्मल ये क्या था? रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये क्या था? रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमें डेफिनेशन क्या कह रही है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन R
इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या लिखा हुआ है? एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन आर, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग नाम दे रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। भाई ये वाली फोर्स जो थी ये रिजल्टेंट फोर्स थी ना, और ये यहाँ पर फ्रिक्शन की तरफ आई है, तो ये रिजल्टेंट कौन सी वाली कहलाएगी? रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगी। तो रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स और ये नॉर्मल रिएक्शन आर के दरमियान जो एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बात डायग्राम से जनाब प्रूव कर दी। अब हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन समझ ली। अब यहां पर मैं एक लाइन लिखता हूं भाई, इन ट्राइंगल एल ए सी, ये देखें भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है एल ए सी, ये मेरे पास क्या बन रहा है? ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल एल ए सी। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम लोग तीन आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। सम पीपल हैव curly brown hair till painted black, ये आप लोगों ने याद किया होगा इस तरीके से। ठीक है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये हम लोग जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो हम लोग इन तीनों आइडेंटिटीज में से कोई सी भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अब देखें यहां पर ट्रायंगल एल ए सी के अंदर मैं टेन थीटा लगाने जा रहा हूं जनाब। ट्रायंगल एल ए सी के अंदर मैं टेन थीटा की आइडेंटिटी यूज करने जा रहा हूं, और टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, लिख दिया। अब tan थीटा एज इट इज इक्वल टू, अब ट्राइंगल LAC के अंदर परपेंडिकुलर क्या है? आप लोगों को एक बात और पता है बचपन से कि एंगल के सामने वाली जो भी साइड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, एंगल के सामने जो भी साइड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और जो थोड़ी सी कर्व साइड होती है, ये देखें LAC के अंदर थोड़ी सी जो कर्व साइड है ये हाइपोटेन्यूज होती है, और ये वाली जो साइड बच गई इसे कहते हैं जनाब बेस। ये आप लोगों को बात पता है। तो देखें अब परपेंडिकुलर ट्राइंगल LAC के अंदर परपेंडिकुलर वाली साइड ये वाली है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाली साइड किसके बराबर है? LA के बराबर है, LA। तो यहां पे मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर की जगह LA अपॉन, और बेस वाली साइड किसके बराबर है? बेस वाली साइड बराबर है AC के। देखें बेस वाली साइड बराबर है AC के, तो यहां पर बेस वाली साइड की जगह मैं क्या लिखता हूं? AC। ठीक है, कोई इशू की बात तो नहीं, कोई इशू की बात नहीं है, बहुत ज्यादा अभी तक हमारी स्टेपिंग्स इजी चल रही है। अच्छा अब देखें आगे मजीद सॉल्व करते हैं। इसको रब कर देता हूं यहां से मैं। देखें भाई अब ट्राइंगल LAC की बात हो रही है। ट्राइंगल LAC के अंदर ये LA वाला एरिया किसके बराबर है? ये देखें ट्राइंगल LAC के अंदर ये जो LA वाला एरिया है, ये LA वाला जो एरिया है ये किसके बराबर है? F, यानी कि फ्रिक्शन के बराबर है। और ये कैसे आया ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, ट्राइंगल LAC के अंदर ये जो LA वाला एरिया है यहां से यहां तक, ये किसके बराबर है? F के बराबर है। तो यहां पर LA की जगह ये tan थीटा इज इक्वल टू LA की जगह क्या पुट कर दूंगा? F पुट कर दूंगा, बिल्कुल F पुट कर दिया। ठीक है, अपॉन, और ट्राइंगल LAC के अंदर ये जो A से लेकर C तक वाला एरिया है, A से लेकर C तक वाला एरिया है, ये किसके बराबर है? ये जो A से लेकर C तक वाला एरिया था भाई ये किसके बराबर था? ये नॉर्मल रिएक्शन R के बराबर था ना। ये जो पूरी लाइन थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी ये किसके बराबर था? नॉर्मल रिएक्शन R के बराबर था ना, A से लेकर C तक एरिया। तो A से लेकर C तक एरिया किसके बराबर था जनाब? नॉर्मल रिएक्शन R के बराबर था। ठीक है, यहां तक लिख लिया हम लोगों ने। अब एक और काम, अब एक और लाइन में क्या लिखता हूं? पहले लाइन लिख देता हूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
ठीक है, ये बुक की लाइन है आपकी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब इस बात को जरा समझेंगे। देखें, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, ये जो हम लोगों ने एंगल मालूम किया है यहाँ पर, ये एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो क्या, और ये टेन, टेन यानी कि टेंजेंट, क्या कह रहे हैं? टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये देखें, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किसके इक्वल है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को किससे शो करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को शो करते हैं आप लोगों की बुक में, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शो करते हैं म्यू से। किससे? म्यू से शो करते हैं। तो यहां पर टेन थीटा की जगह म्यू लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को किससे शो करते हैं? म्यू से शो करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये टेन थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा? म्यू रख दूंगा। ये म्यू रख दिया और इज इक्वल टू एफ अपॉन आर रहेगा जनाब, एज इट इज। ठीक है, ये हम लोगों ने छोटी सी डेरिवेशन कर ली। अब इसके बाद क्या है जनाब? ये हम लोगों ने छोटी सी डेरिवेशन कर ली। अच्छा, अब एक और चीज छोटी सी बचती है, और वो चीज क्या है? हम लोगों को पढ़ना है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड रिपोज। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये रिपोज क्या है। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, फिर उसके दरमियान, रिपोज के दरमियान और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के दरमियान रिलेशन क्या है, हम लोग उसकी भी छोटी सी डेरिवेशन यहां पर कर लेंगे। फिलहाल आप लोग यहां तक नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब दूसरा हमारा मेन टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। रिलेशन मालूम करना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के दरमियान। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना जरूरी है कि एंगल ऑफ रिपोज आखिरकार क्या है। फिर जब भी हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के दरमियान क्या मालूम कर पाएंगे? रिलेशन मालूम कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज में आप लोगों को समझाता हूं एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस से, तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। देखें, ये एक बुक है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये एक बुक है। ठीक है, ये एक बुक है। ये बुक हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे बिल्कुल सीधी रखी है। देखें, हॉरिजॉन्टल एक्सेस यानी कि साथ साथ में यहां पर भी दिखाता रहूंगा आपको। हॉरिजॉन्टल एक्सेस यानी कि बिल्कुल ऐसे रखी हुई है हॉरिजॉन्टली ये बुक, बिल्कुल ठीक है। ये बुक जनाब बिल्कुल ऐसे रखी है हॉरिजॉन्टली, ये देखें, नजर भी आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली रखी है। अब इसके ऊपर मैं ये एक पेन रख देता हूँ, ये मैंने एक पेन रख दिया इसके ऊपर। ये पेन अपनी जगह पे रुका हुआ ही है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि ये बुक जो है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे रुकी हुई है ये वाली बुक। तो इस वजह से ये पेन भी इसके ऊपर बिल्कुल रेस्ट की हालत में रुका हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि ये पेन जो है ये नीचे स्लाइड करता हुआ है। तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं इस बुक को थोड़ा थोड़ा सा यूं ऊपर करता हूं, ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा मैंने इस बुक को ऊपर किया, तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये पेन क्या कर रहा है। ये देखें, ये पेन क्या कर रहा है? ये स्लाइड कर रहा है पेन। ठीक है, ये पेन क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। अब ये देखें, ये बुक जैसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थी, तो पेन भी इसके ऊपर बिल्कुल आराम से रखा हुआ था। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इस पेन को मैं स्लाइड करवाऊं। ठीक है, तो स्लाइड करवाने के लिए मैंने क्या किया? इस बुक को ऊंचा करना शुरू किया, यानी कि इंक्लाइन करना शुरू किया। इंक्लाइन यानी कि ये ऊंचा, थोड़ा बहुत मैंने इसको ऊंचा किया, यानी कि मिनिमम, मैक्सिमम करूंगा बहुत ज्यादा तो पेन गिर जाएगा। ठीक है, मिनिमम, थोड़ा बहुत मैंने इसको मिनिमम ऊंचा किया, तो ये देखें पेन क्या किया? स्लाइड करता हुआ आया। ठीक है, पेन क्या करता हुआ आया? स्लाइड करता हुआ आया। अब देखें, मैंने आपको प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस क्या बताई कि ये बुक मैंने यहां पर हॉरिजॉन्टल पे रखी हुई है, ये बुक थी, इसके ऊपर मैंने पेन रखा, तो ये स्लाइड नहीं करेगा। मैं चाह रहा हूं कि पेन स्लाइड करे, तो इसको मैं क्या करूंगा? इस बुक को ऊंचा करूंगा। ऊंचा यानी कि ये देखें, इस बुक को मैंने हल्का हल्का यूं, ये देखें, ये बुक हॉरिजॉन्टल थी, इस बुक को मैंने हल्का हल्का यूं ऊपर किया था, ऊंचा किया। जब मैंने बिल्कुल मामूली सा मिनिमम ऊंचा किया, अगर मैक्सिमम ऊंचा कर दूंगा तो पूरा पेन नीचे गिर जाएगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल जब मामूली इसको मिनिमम तौर पे इस बुक को ऊंचा किया, यानी कि मिनिमम तौर पे इस बुक को ऊंचा किया, तो पेन क्या करने लगा? स्लाइड करने लगा। ये आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा कि अगर कोई चीज यहां पर रखेंगे इस पॉइंट पे, तो ये क्या करेगी? स्लाइड करेगी। ठीक है, अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि इसके दरमियान एक एंगल बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ
हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बने उसको हम लोग कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जब मैंने इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मिनिमम बहुत थोड़ा सा ऊंचा किया तो बुक क्या करने लगी, पेन क्या करने लगा, स्लाइड करने लगा इस बुक के ऊपर। अच्छा, अब एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन भी यही है, प्रैक्टिकल बात से समझना है, रट्टा नहीं लगाना। प्रैक्टिकल बात से एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन भी क्या है जनाब, कि जब भी आप, यहां पे क्या लिखा है, द मिनिमम एंगल मेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन, कह रहे हैं ये चीज क्या कहलाती है, अभी मैंने आपको बताया इंक्लाइंड प्लेन। कह रहे हैं कि जब आप किसी भी हॉरिजॉन्टल चीज को, जैसे यहां पर मैंने बुक ली थी, जब आप इसको मिनिमम तौर पे ऊंचा करेंगे तो यहां पर एक मिनिमम से एंगल बन रहा है। जब आप लोग इसको मिनिमम तौर पे ऊंचा करेंगे तो मिनिमम एंगल बनेगा। और जिस वक्त ये बुक अभी हॉरिजॉन्टल पे, मैंने इसके ऊपर पेन रखा तो पेन भी क्या है, रुका हुआ है, मैं चाह रहा हूं कि ये पेन स्लाइड करे, तो मैंने इसको मिनिमम तौर पे ऊंचा किया, यानी कि इंक्लाइन किया। जब मैंने इसको मिनिमम तौर पे ऊंचा किया तो ये देखें, मिनिमम तौर पे ऊंचा किया तो ये पेन क्या आएगा, नीचे आया, स्लाइड किया। तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये पेन स्लाइड करना शुरू कर दे, उस पॉइंट पे उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज कौन सा एंगल है, कि जितना आपने मिनिमम, जितना आपने ऊंचा किया है इस बुक को तो थोड़ा सा एंगल बना, मिनिमम एंगल बना। तो एंगल ऑफ रिपोज कौन सा एंगल है, ऐसा एंगल है जिस एंगल के ऊपर ये पेन स्लाइड करना शुरू हो जाए, ये पेन क्या करना शुरू हो जाए, स्लाइड करना शुरू हो जाए, उस एंगल को कहते हैं जनाब एंगल ऑफ रिपोज। देखें, ठीक है, अब यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, द मिनिमम एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन। कह रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन से बनने वाला मिनिमम एंगल, कम एंगल, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा ऊंचा करना है, मिनिमम एंगल। क्या लिखा है, द मिनिमम एंगल मेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल। और किसके साथ ये एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। द मिनिमम एंगल मेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द इंक्लाइंड सरफेस जस्ट बिगिन टू स्लाइड इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कह रहे हैं कि बस आपने इतना मामूली ऊंचा करना है कि ऊंचा करने से कि वो क्या करने लगे, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लाइन के ऊपर रखा हुआ है, आपने सिर्फ और सिर्फ इतना ऊंचा करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम ऊंचा करना है कि आपके ऊंचा करने के ऊपर जो ऑब्जेक्ट ये इंक्लाइन के ऊपर रखा हुआ है वो क्या करना शुरू हो जाए, स्लाइड करना शुरू हो जाए। देखें यहां पे क्या लिखा है, द मिनिमम एंगल मेड बाय इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन से बनने वाला मिनिमम एंगल, बहुत छोटा सा एंगल, विद द हॉरिजॉन्टल, और किसके साथ एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द इंक्लाइन प्लेन। बस सिर्फ और सिर्फ आपने इतना ऊंचा करना है कि क्या ये जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है इंक्लाइन के ऊपर, ये स्लाइड करना शुरू कर दे। बस सिर्फ इतना ऊंचा करना है आपने कि ये ऑब्जेक्ट जो इंक्लाइन के ऊपर रखा हुआ है ये स्लाइड करना शुरू कर दे। इस एंगल को, ये जो मिनिमम एंगल है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं जनाब क्या, एंगल ऑफ रिपोज। क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन सरफेस जस्ट बिगिन टू स्लाइड, बिल्कुल उसी वक्त स्लाइड करना शुरू कर दे, उस पॉइंट को, उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस से भी ये वाली बात शो करके दिखा दी। अब जरा यहां पर इसकी फेयर सी डायग्राम बनाते हैं जो कि डेरिवेशन में भी हम लोगों को काम आएगी। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया जनाब, इंक्लाइन बना रहा हूं, और इंक्लाइन बहुत लंबा नहीं बनेगा, ये देखें मिनिमम बना, ठीक है, मिनिमम एंगल वाला इंक्लाइन चाहिए, तो ये देखें मिनिमम एंगल वाला इंक्लाइन चाहिए। अच्छा, अब बहुत मिनिमम एंगल बन रहा है, ये मिनिमम एंगल बन रहा है, एंगल बन गया मिनिमम। सिर्फ और सिर्फ आपने इंक्लाइन को इतना ऊंचा करना है, इतने मामूली से एंगल तक ऊंचा करना है कि बस जो ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइन पे रखा हुआ है ये बस ये स्लाइड करना शुरू हो जाए उसी वक्त, तो उस एंगल को, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, अब सपोज करें यहां पर मैंने एक कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे मैंने बुक के ऊपर आपको पेन रख के दिखाया, मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है इंक्लाइन के ऊपर, तो जैसे ही आपने इसको मामूली एंगल के ऊपर ऊंचा किया तो ये क्या करना शुरू कर देगा, नजर भी आ रहा है, क्या करेगा, ये स्लाइड करेगा। स्लाइड कैसे करेगा, ऐसे स्लाइड करेगा ना, पेन भी कैसे स्लाइड कर रहा था, जब मैंने यूं ऊंचा किया था तो पेन यूं आया था, तो ये कैसे स्लाइड करेगा, ऐसे स्लाइड करेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इस ऑब्जेक्ट की मोशन ऐसे होगी, ऐसे स्लाइड कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट की मोशन ऐसे होगी। और फ्रिक्शन हमेशा कैसा होता है, मोशन के ऑपोजिट होता है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि
इस ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे रखा हुआ है कोई ना कोई मास होगा, कोई ना कोई वजन होगा, बिल्कुल होगा। तो हर वो चीज जिसका मास होता है उसके वेट की डायरेक्शन कैसे होती है, डाउनवर्ड होती है। ये देखें बिल्कुल सीधी नाक की सीध में इसकी वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड। ठीक है, आप लोग तो स्केल से बनाएंगे डाउनवर्ड। अब वेट के बिल्कुल ऑपोजिट क्या लग रहा होता है, नॉर्मल रिएक्शन आर। वेट के बिल्कुल ऑपोजिट क्या लग रहा होता है, नॉर्मल रिएक्शन आर। अब ये नॉर्मल रिएक्शन आर बिल्कुल सीधा नहीं चलेगा, बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा ऊपर। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, सबसे पहले मैं इस पॉइंट को मिला देता हूं, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये जो जिस डायरेक्शन में मोशन किया था, इन पॉइंट को मैंने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट के बिल्कुल ऑपोजिट लगता है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इंक्लाइन के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है जनाब, वो लगता है 90 डिग्री के ऊपर। अभी बताता हूं कि ये 90 डिग्री है क्या। ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं किया, ये लगता है 90 डिग्री के ऊपर। 90 डिग्री कैसे, जब आप लोग इसको, जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाली लाइन है, जब आप लोग इस लाइन को और इस लाइन को देखेंगे, सिर्फ अभी मैं ये लाइन बना के दिखा रहा हूं, ये देखें, ये वाली लाइन, ये और ये वाली लाइन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाली लाइन, ये। तो आप लोग, अब आप लोग देखें क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इंक्लाइन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, 90 का एंगल बनाएगा, इसलिए ये बिल्कुल सीधा ऊपर स्ट्रेट नहीं जाता। थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे बनाया, और जब आप लोग इसको चेक करेंगे सिर्फ इतने एरिया को, तो आप लोगों को 90 डिग्री का एंगल नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, नॉर्मल रिएक्शन आर बनाया, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आर बनाया। अच्छा, अब सही। अब क्योंकि ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नहीं गया नॉर्मल रिएक्शन आर, तो अब हम लोग इस बात को जरा चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, जब मैं इसको नीचे लेके आया, तो ये देखें कुछ ना कुछ एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को, कुछ ना कुछ क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं गया, थोड़ा सा ऐसे तिरछा गया है, तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये एंगल बनता हुआ नजर आया आप लोगों को, ये एंगल आप लोगों को बनता हुआ नजर आया। और इस एंगल को क्या नाम देंगे जनाब, थीटा का नाम देंगे ऑब्वियसली। ठीक है, थीटा का नाम देंगे। और इस ट्रायंगल को भी मैं मिला सकता हूं जनाब, बिल्कुल मिला सकता हूं। ये देखें, ये ट्रायंगल भी मैंने छोटा सा क्या किया, मिला दिया। ये एक ट्रायंगल बन गया, मैंने छोटा सा ट्रायंगल क्या किया, मिला दिया। आप लोग स्केल से बनाएंगे तो आप लोगों को साफ सुथरा नजर आएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने छोटा सा मिला दिया। अब आप लोगों को एक बात पता है कि ये क्या था, ये वाली लाइन कौन सी थी, वेट वाली लाइन। और क्योंकि एंगल बन गया, तो चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ के आ चुके हैं कि अब ये वेट रिजॉल्व हो जाएगा इसके कंपोनेंट्स के अंदर। ऐसा है, बिल्कुल है। ये वेट अपने कंपोनेंट्स के अंदर क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि अपने कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाएगा। ठीक है, कैसे टूट जाएगा, एंगल के सामने वाली की चीज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सबसे पहले मैं डब्ल्यू को छोटा सा लिख देता हूं। ये वाली लाइन कौन सी थी, ग्रीन वाली लाइन, W वेट वाली। और क्योंकि एंगल बन गया, तो ये W अपने कंपोनेंट्स के अंदर क्या होगा, टूट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, एंगल के सामने होता है हमेशा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को कहते हैं y कंपोनेंट। देखें तो WY, और परपेंडिकुलर जिसके मुकाबले में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। परपेंडिकुलर जिसके मुकाबले में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये वाले साइड को कहते हैं WX। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये WY ऐसे है, यानी कि इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में ये चीज जा रही है, तो ये वाली चीज भी क्या होगी, WY कह सकता हूं, ये वाली चीज को भी बिल्कुल कह सकता हूं। क्यों, क्योंकि देखें WY कैसे है, ऐसे है, और ये चीज भी ऐसे है, तो ये चीज क्या होगी, WY होगी, है बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये फ्रिक्शन को अपोज कर रही है WY वाली फोर्स, कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि मैंने इसको WY का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये ऊपर क्या जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आर जा रहा है। अब नॉर्मल रिएक्शन आर को कौन अपोज कर रहा है, ये देखें, ये बिल्कुल इसकी लाइन में देखें, नॉर्मल रिएक्शन आर को कौन अपोज कर रहा है, WX अपोज कर रहा है। ठीक है, WX अपोजिटली इसको एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बात आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अच्छा, अब यहां तक आप लोग इस डायग्राम को बनाए, फिर मैं आगे की मजीद कहानी लिखता हूं इसी डायग्राम को देखते हुए। अब काम हमारा क्या हो गया जनाब, आसान हो चुका है। अच्छा जी, जो कहानी मैंने आप लोगों को ये वाली समझाई, बिल्कुल उसको मैंने इजी वर्डिंग्स में यहाँ लिखा है। देखें क्या लिखा है मैंने, लेट अस कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m। कह रहे हैं कि मैंने एक बॉडी को कंसिडर किया, ये वाली बॉडी, और हर बॉडी का कोई ना कोई मास होता है। मास को किससे शो करते हैं, m से शो करते हैं। ठीक है, रेस्टिंग ऑन अ प्लेन। देखें क्या कह रहे हैं कि ये एक बुक थी, मैंने इसके ऊपर मार्कर को रखा,
ये मार्कर इस बॉडी के ऊपर किस में, रेस्ट में। कब तक रेस्ट में, जब तक मैं इस बुक को इंक्लाइन नहीं कर देता, यानी कि थोड़ा सा उठा नहीं देता। जब मैं इस बुक को थोड़ा सा इंक्लाइन करूंगा तो ये मिनिमम एंगल बनाएगी, जो थोड़ा सा एंगल बनाएगी। तो थोड़ा सा एंगल जब इसने बनाया तो ये मार्कर क्या करना शुरू कर देगा, ये मार्कर स्लाइड करना शुरू कर देगा। जब ये मार्कर स्लाइड करना शुरू कर देगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं। तो क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन अ प्लेन। अभी उस पर सरफेस के ऊपर क्या है, रेस्ट कर रही है, रखी हुई है। कब तक रखी हुई है, कब तक रेस्ट में, व्हेन द प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा। कह रहे हैं कि जैसे ही आप प्लेन को, इंक्लाइन प्लेन को इंक्लाइन करेंगे, थोड़ा सा एंगल बनाएगा वो, जैसे ऊपर उठेगा तो थोड़ा सा एंगल बनाएगा, मिनिमम एंगल बनाएगा। व्हेन द प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा, जब जैसे ही प्लेन थोड़ा सा ऊपर गया और इसने एंगल थीटा बनाया विद द हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल किसके साथ बनाया था, हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनाया था। विद द हॉरिजॉन्टल द बॉडी जस्ट बिगिंस टू मूव। तो फिर उसके बाद जैसे ही आप उसको ऊपर उठाएंगे, जैसे ही वो थोड़ा सा एंगल बनाएगी तो बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, स्लिप करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। और उस वक्त इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया, ठीक है। विद द हॉरिजॉन्टल द बॉडी जस्ट बिगिंस टू मूव, लेट आर बी द नॉर्मल रिएक्शन। और इस फिगर के अंदर ये आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, लिख दिया। लेट आर बी द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी एंड एफ बी द फ्रिक्शनल फोर्स। और ये एफ क्या है जनाब, फ्रिक्शनल फोर्स है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब आगे देखेंगे। देखें, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो डब्ल्यू वाई वाली जो फोर्स है, डब्ल्यू वाई वाली फोर्स के ऑपोजिट कौन सी फोर्स है, ये डब्ल्यू वाई वाली फोर्स है, डब्ल्यू वाई वाली फोर्स। और डब्ल्यू वाई वाली फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये देखें, डब्ल्यू वाई लिखा मैंने, और डब्ल्यू वाई वाली फोर्स के बिल्कुल इक्वल टू, बिल्कुल ऑपोजिट कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि एफ। और यहां पे मैंने माइनस साइन इसलिए लगाया, माइनस शो कर रहा है ऑपोजिट को, क्योंकि डब्ल्यू वाई के ऑपोजिट है ना, तो माइनस शो कर रहा है ऑपोजिट को, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो नॉर्मल रिएक्शन आर है, तो नॉर्मल रिएक्शन आर के ऑपोजिट कौन सी है, ये देखेंगे, बिल्कुल ऐसे देखेंगे। नॉर्मल रिएक्शन आर के ऑपोजिट है ये डब्ल्यू एक्स वाली, ऐसे ही ये हम लोग अभी आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डब्ल्यू वाई किसके बराबर है, जैसे ही वाई हटता है तो वाई की जगह क्या आता है, साइन थीटा का फंक्शन आता है। तो डब्ल्यू वाई किसके बराबर होगा, देखें, वाई हटा तो क्या आया, साइन थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा आया। तो डब्ल्यू वाई की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, डब्ल्यू साइन थीटा पुट कर दिया, डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ रहा एज इट इज। और डब्ल्यू का फॉर्मूला आप लोग बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो डब्ल्यू की जगह क्या पुट कर दूंगा, एम जी पुट किया, साइन थीटा एज इट इज रहा इज इक्वल टू माइनस एफ एज इट इज रहा। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे देखिएगा, डब्ल्यू एक्स, जो डब्ल्यू एक्स वाली फोर्स है, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसके बिल्कुल ऑपोजिट कौन सी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन आर। तो ये देखेंगे, डब्ल्यू एक्स वाली फोर्स इसके बिल्कुल इक्वल, इसके बिल्कुल ऑपोजिट कौन सी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन आर। और माइनस क्यों लगाया, माइनस शो कर रहा है कि डब्ल्यू एक्स के ऑपोजिट है, माइनस साइन शो करता है ऑपोजिट को, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, एक्स हटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा का फंक्शन आता है। तो ये देखें, डब्ल्यू एक्स किसके बराबर हो गया, एक्स हटा तो क्या आया, कॉस थीटा आ गया। डब्ल्यू एक्स बराबर होता है डब्ल्यू कॉस थीटा के। तो डब्ल्यू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, डब्ल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस आर रहा एज इट इज, ठीक है। अच्छा, अब W का फॉर्मूला आप लोग बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है, W बराबर होता है mg के। तो W की जगह क्या पुट करूंगा, mg cos थीटा एज इट इज, और माइनस r रहा एज इट इज। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब मैंने अगली लाइन क्या लिखी है जनाब, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। मैं कह रहा हूं कि इक्वेशन 1 को डिवाइड करवा दें इक्वेशन 2 से। अब डिवाइड कैसे कराएंगे, पहले 1 लिखा है ना, तो यानी कि ऊपर 1 होगी, ठीक है। अब डिवाइड कैसे कराएंगे, इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड से, और इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड डिवाइड होगी इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड से, ठीक है। पहले 1 लिखा है ना, तो पहले 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, mg sin थीटा, लिख दिया mg sin थीटा। किससे डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, mg cos थीटा, लिख दिया mg cos थीटा, डिवाइड हो गया इज इक्वल टू। अब पहले 1 लिखा है ना, तो इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड क्या है, माइनस एफ, लिख दिया माइनस एफ। डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2 से, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड क्या है, माइनस आर एज इट इज। तो ऐसे डिवाइड करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवाइड होगी लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड होगी राइट हैंड साइड से, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर शो करके दिखाया। अच्छा, अब बहुत इजी स्टेप्स है, mg से mg कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये देखें क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच गया इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा, f अपॉन आर।
बच गया एफ अपॉन आर, बिल्कुल ठीक है। अब साइन अपॉन कॉस ये क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक आइडेंटिटी है, फिक्स है। साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो साइन अपॉन कॉस की जगह क्या पुट कर दूंगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर रहा जनाब एज इट इज। अब अभी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या था, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और यहां पे ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, अभी पढ़ा था ना। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को किससे शो करते हैं, म्यू से शो करते हैं। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, ये देखें टेन थीटा की जगह म्यू आ गया और एफ अपॉन आर रहा एज इट इज। अब आप लोग को यहाँ पे आप लोगों को पता है कि म्यू क्या शो कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को शो कर रहा है। इस तरीके से आज हम लोगों ने जनाब पढ़ा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, मैंने डिटेल में बताया, प्रैक्टिकली बताया, कोई रट्टा नहीं लगवाया। फिर मैंने आपको एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बहुत प्रैक्टिकली बताया बुक से, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के दरमियान रिलेशन क्या है, हम लोगों ने इसकी भी डेरिवेशन यहाँ पर डिराइव कर ली। अब इस चैप्टर के डायनेमिक्स के थ्योरी के तमाम टॉपिक्स आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थ्योरी कंप्लीट हो गई है इस चैप्टर के। अब हम लोग इस चैप्टर के जनाब न्यूमेरिकल्स को करेंगे। मेरे चैनल फिजिक्स विद अली को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। कैसे सपोर्ट करेंगे आप लोग, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि स्टूडेंट्स जो है वो चैनल को देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।